इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 10 की गणित की पूरी किताब में जितने फार्मूले हैं चैप्टर वाइज हम उन फार्मूलों का कॉन्सेप्ट और पूरे फार्मूले आपको कैसे याद करने हैं पूरी तरीके से आपको कॉन्सेप्चुअली मैं समझाना चाहता हूं और बताना चाहता हूं। तो आप धैर्यपूर्वक देखिएगा, शुरू से लेकर लास्ट तक आपको पूरी किताब का जो फार्मूला है वो याद हो जाएगा और समझ में भी आ जाएगा आपको किस सवाल पर कैसे अप्लाई करना है। ठीक है, बहुत कम समय में आपको पूरी किताब का फार्मूला हम याद करा देंगे। देखिए, सबसे जो पहला चैप्टर है हमारा वो है हमारा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। ठीक है, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम में सबसे जो पहला फार्मूला आता है हमारा कि भाज्य बराबर भाजक गुणित्ते भागफल प्लस शेषफल, जिसे यूक्लिड ने लिखा था कि a बराबर b इंटू क्यू प्लस r। जहां r के बारे में क्या बताया था, जहां आपका जो r है वो आपका 0 से बड़ा होगा लेकिन b से आपका छोटा होगा। ठीक है, जो शेषफल r है आपका वो 0 के बराबर या 0 से बड़ा होगा और जिससे हम भाग दे रहे हैं उससे हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, तो ये आपका पहला फार्मूला है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से, जिसमें क्या है कि a बराबर b इंटू क्यू प्लस r। ठीक है, अब ये पहला आपका फार्मूला हो गया। दूसरा जो फार्मूला है आपका कि आपका एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए उसमें कहता है कि भाई पहली संख्या गुणित्ते दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणित्ते एलसीएम। ठीक है, यानी अगर आपको दो संख्याएं दी हैं और दो संख्याओं का आपको एचसीएफ या एलसीएम निकालना हो तो एचसीएफ दिया रहेगा एलसीएम निकालने के लिए या एलसीएम दिया रहेगा एचसीएफ निकालने के लिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब अगले टॉपिक पे चलते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक है शांत दशमलव। ठीक है, अब आपका ये शांत दशमलव और अशांत दशमलव ये आपका तीसरे और चौथे चैप्टर मिलता है 1.4 में। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या शांत दशमलव क्या होता है। शांत दशमलव यानी जिसका ऐसी परिमेय संख्या जो p बाई क्यू के रूप में हो। ठीक है, और जो आपका q हो, ठीक है, q हो 2 पे घाते n गुणित्ते 5 पे घाते m के रूप का। अगर आपका हर 2 पे घाते n इंटू 5 पे घाते m के रूप का होगा तो वह भिन्न क्या होगा, आपका शांत दशमलव होगा। क्या होगा आपका, शांत दशमलव। और अशांत दशमलव और आवर्ती, अशांत दशमलव और साथ साथ आवर्ती यानी रिपीट कब करेगा। अशांत दशमलव कब होगा, जिसकी परिमेय संख्या, ठीक है, ऐसा परिमेय संख्या जिसका q जो है यानी हर 2 पे घाते n इंटू 5 पे घाते m के रूप का ना हो। ठीक है, अगर किसी परिमेय संख्या का हर 2 पे घाते n इंटू 5 पे घाते m के रूप का है तो वह क्या होगा, हमारा शांत दशमलव होगा। और किसी भी परिमेय संख्या का अगर हर 2 पे घाते n इंटू 5 पे घाते m के रूप का नहीं होगा वह क्या होगा, अशांत दशमलव। अच्छा, इससे क्वेश्चन पक्का आता है शांत दशमलव और अशांत दशमलव से, तो इसको थोड़ा सा आप ध्यान से देखिएगा। फिर अगला हमारा क्या है, दूसरा यानी बहुपद चैप्टर में से पहला जो फार्मूला होता है कि द्विघात समीकरण ज्ञात करना। ठीक है, कोई द्विघात समीकरण है, मान लीजिए ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, ये हमारे पास द्विघात समीकरण है, तो इसका हमें बताना होता है शून्यकों का योग, यानी मूल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a। और आपका अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, का योगफल कितना होता है, -b/a होता है। ठीक है, और शून्यकों का गुणनफल यानी मूलों का गुणनफल कितना होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना होता है, c/a होता है। ठीक है, और अगर इसी का फार्मूला होता है सीरीधराचार्य से, यानी x का अगर मान निकालना होता है
तो x बराबर होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। ठीक है, ये सीधेचार से आपका फार्मूला भी हो जाता है कि x का मान कैसे निकाला जाए। ठीक है, तो ये आपका द्विघात समीकरण का हो गया। अब नेक्स्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। तो ध्यान दीजिएगा कि अब पूछेगा कि दो अगर आपके पास रैखिक समीकरण है, अब वो दो रैखिक समीकरण मान लीजिए आपके पास एक रैखिक समीकरण हो जाए a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और दूसरा रैखिक समीकरण हो जाए a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर आपके पास 0 हो जाए। ठीक है, अब दो रैखिक समीकरण हो, ठीक है, तो उनके बारे में ये पूछ रहा है कि मान लीजिए अगर दो रैखिक समीकरणों के a1 अपान a2 यानी a1 अपान a2 नॉट इक्वल टू हो किसके, b1 अपान b2 के, b1 अपान b2 के, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, ये दोनों रेखाएं, ये रेखा और ये रेखा, दोनों रेखाएं एक दूसरे पे कहीं ना कहीं क्या करेंगी, प्रतिच्छेद करेंगी यानी काटेंगी। ठीक है, ये कहीं ना कहीं क्या करेंगे, प्रतिच्छेद करेंगे। ठीक है, तो अगर आपका a1 अपान a2 नॉट इक्वल टू b1 अपान b2 होगा तो रेखा कैसे करेगी, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं होंगी। ठीक है, और इसका हल कितना होगा, सिर्फ इसका केवल एक हल होगा, इसका केवल एक हल होगा, यानी x का भी एक मान आएगा और y का भी एक मान आएगा। ठीक है, और अगर यही कंडीशन सेम रहे तो दोनों रेखाएं क्या होंगी, आपसे ये भी पूछ सकता है कि संगत होगी असंगत होगी, तो दोनों रेखाएं कैसी होंगी, संगत होंगी। ठीक है, संगत होने का मतलब कहीं ना कहीं एक दूसरे को साथ काट रही हैं, मिल रही हैं, तो उसे कहते हैं हम संगत कहते हैं। ठीक है, तो वो रेखाएं कैसी होंगी, हमारी संगत होगी। दूसरा जो है हमारा कि a1 अपान a2 बराबर हो b1 अपान b2 बराबर हो c1 अपान c2 के, यानी a1 अपान a2, ध्यान दीजिएगा, अगर आपका a1 अपान a2 बराबर हो b1 अपान b2 के बराबर c1 अपान हो c2 को, यानी तीनों के गुणांक किसके क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि रेखाएं कैसी हो जाती हैं, समपाती हो जाती हैं। रेखाएं कैसी हो जाती हैं, समपाती हो जाती हैं। ठीक है, समपाती का मतलब ये होता है कि एक दूसरे के ऊपर ही जा रही, ये रेखा ऐसी जा रही है और इसी पे एक रेखा और जा रही है, समपाती हो गई। ठीक है, और इनके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, यानी इसके x और y के बहुत सारे मान आएंगे, अनेक बिंदुओं से होकर जा रही है ये, तो अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ठीक है, और क्या कहता है कि जो रैखिक समीकरण के संदर्भ में क्या करना है हमको कि युग्म संगत होगा कि असंगत होगा, तो युग्म क्या होगा, संगत होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं एक दूसरे को साथ मिल रही हैं दोनों रेखाएं, तो संगत होगी। ठीक है, नेक्स्ट है कि अगर मान लीजिए कि a1 अपान a2 बराबर हो b1 अपान b2 और बराबर हो नॉट इक्वल टू यानी बराबर नहीं हो c1 अपान c2 के, ऐसे कंडीशन में क्या होगा, यानी रेखाएं समांतर रेखा होगी, नहीं एक रेखा ऐसी जा रही होगी और दूसरी रेखा ऐसी जा रही होगी, यानी दोनों के बीच का अंतर कितना होगा, समान होगा, यानी कहीं पे भी प्रतिच्छेद नहीं करेंगे, तो ये क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। अगर a1 अपान a2 बराबर हो b1 अपान b2 और नॉट इक्वल टू हो c1 अपान c2 के। ठीक है, तो रेखाएं कैसी होंगी, हमारी समांतर होंगी, और इसके कितने हल होंगे, इसका कोई हल नहीं होगा, क्योंकि दोनों रेखाएं एक दूसरे पे कहीं प्रतिच्छेद नहीं कर रही, इसलिए कोई हल नहीं होगा। लेकिन युग्म कैसे होंगे, आइए देखते हैं, युग्म कैसे होंगे, युग्म आपके असंगत होंगे, यानी कहीं पे भी मिलेंगे नहीं तो संगत नहीं होगा, जब मिलेंगे तभी संगत होगा और नहीं मिलेंगे तो संगत नहीं होगा, यानी असंगत हैं, यानी एक दूसरे पे कहीं पे भी मिल नहीं रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि समांतर श्रेणी, यानी पांचवा जो चैप्टर है समांतर श्रेणी से। समांतर श्रेणी के दो ही फार्मूले हैं कि n पदों का आपको nवां पद निकालने की, कैसे निकालेंगे nवां पद, तो फार्मूला होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n है आपका पदों की संख्या, a है आपका प्रथम पद, d आपका क्या है, सार्वांतर। ठीक है, दूसरा है आपका
समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योगफल। ठीक है, n पदों का योगफल क्या होता है, यानी एस एन बराबर क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। और दूसरा भी फार्मूला है कि एस एन बराबर n/2 a प्लस an क्या है, an है आपका अंतिम पद, an क्या है आपका अंतिम पद। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं आगे। अगला है हमारा निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, निर्देशांक ज्यामिति में क्या क्या पूछता है कि मान लीजिए कि आपके पास दो बिंदु हैं x1 y1 और x2 y2 के बीच की दूरी पूछता है, के बीच की दूरी पूछता है। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का जो फार्मूला है वो होता है हमारा क्या, अंडर रूट में यानी रूट में स्क्वायर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी हो गई। और मान लीजिए कि आपका क्या हो, एक बिंदु दिया हो और मूल बिंदु से दूरी निकाले, तो मूल बिंदु से दूरी क्या हो जाएगी हमारी, अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी स्क्वायर रूट में क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, और लास्ट वाला क्या है कि मान लीजिए आपको तीन बिंदु दिए हों, बिंदु x1 y1 x2 y2 और x3 y3। ठीक है, तीन बिंदु दिए हों और त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछे। ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y3 प्लस x2 ब्रैकेट में y3 माइनस y1 प्लस x3 ब्रैकेट में y1 माइनस y2। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, निर्देशांक ज्यामिति का फार्मूला। इसी तीन फार्मूले से फिक्स है कि आपका एक क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक है, इसे हम लिख सकते हैं 123 फिर 231 और 312 के भी फार्मूले से जानते हैं, आप लोग जानते होंगे इसके बारे में। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं हम त्रिकोणमिति पे। ठीक है, त्रिकोणमिति में क्या है, सबसे पहली चीज जो मोस्ट है वो हमारा पहला फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, और इसी फार्मूले से हमारे सारे फार्मूले बन जाते हैं। अगर हम कॉस स्क्वायर को सरफ कर देंगे तो हमारा फार्मूला क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, और अगर हम साइन स्क्वायर को सरफ कर देंगे इसी में तो हमारा कॉस स्क्वायर बच जाएगा, यानी कॉस स्क्वायर थीटा बराबर ये उस तरफ जाएगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो इसी फार्मूले से हमारे सारे फार्मूले बन जाते हैं। दूसरा क्या है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, अब सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 से इससे भी कई फार्मूले बन जाते हैं। टेन स्क्वायर को अगर हम उस तरफ कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो कुल मिला के इसी तीन फार्मूले से आप सारे फार्मूले बना सकते हो। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ये सोर्स समीकरण याद रहनी चाहिए। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ये याद होना चाहिए। और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर ये एक होता है, ये याद होना चाहिए। ठीक है, और आपको बाकी बेसिक पता होगा कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। ठीक है, या आप जानते हो कि भाई लाल बटे कक्का से आप आराम से याद कर सकते हो कि साइन थीटा का पूछेगा तो लंब बटा कर्ण, और कॉस थीटा का अगर पूछेगा तो आधार बटे कर्ण, और अगर टैन थीटा का पूछेगा तो क्या बताना है आपको, लंब बटे आधार। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपको अब इसी का ठीक उल्टा कर देंगे। साइन का ठीक उल्टा क्या होता है, कोसेक का क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब। फिर सेक का क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार, और काट का क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है 1 बटे कोसेक थीटा, ये एक फार्मूला याद होना चाहिए। उसके बाद कॉस थीटा बराबर होता है 1 बटे सेक थीटा। ठीक है, और टैन थीटा बराबर क्या होता है, 1 बटे कॉट थीटा। ठीक है, अगर आप और भी लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं टैन थीटा बराबर एक और फार्मूला होता है कि टैन थीटा बराबर साइन थीटा बटे
कॉस थीटा भी होता है। ठीक है, और ठीक उल्टा सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 कॉस थीटा हो जाएगा, और कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका 1/साइन थीटा। ठीक है, तो इसे भी आप नोट कर लीजिएगा इन फार्मूले को। अगर आप 2 बार वीडियो को देख लेते हैं, 2 से 3 बार में पूरा फार्मूला आपको याद हो जाएगा, इस बात की पूरी गारंटी है। अगर आप देख भी लेते हैं तो भी फार्मूला याद हो जाएगा, क्योंकि देखने से आपके दिमाग में फिट हो जाएगा कि क्या क्या होता है क्या नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है। साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है आपका कॉस थीटा। ठीक है, साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा, और कास 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा। ठीक है, साइन का ठीक उल्टा कास होता है और कास का ठीक उल्टा साइन होता है। ठीक है, और टेन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा। ठीक, और सेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कोसेक थीटा। सेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है आपका, कोसेक थीटा, और आपका लास्ट में कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा। ठीक है, तो ये अगला है हमारा कि साइन 0 अंश का मान कितना होता है, साइन 30 अंश का मान कितना है, साइन 45 अंश का मान कितना होता है, साइन 60 का अंश का मान कितना होता है, साइन 90 अंश का मान कितना होता है। ठीक है, तो कैसे याद करना है आपको, साइन 0 का मान आपको पता है कि 0 होता है। ठीक है, और साइन का मान बढ़ते जाता है। ठीक है, साइन 0 अंश का मान 0 हो गया, साइन 30 अंश का मान 1/2 हो गया, साइन 30 का मान 1/2। वैसे शॉर्टकट भी है, लेकिन आप ऐसे याद कर लीजिए, साइन 45 का मान कितना हो जाएगा, कड़ी में 3 साइन 45 का मान 1/2 होता है। साइन 45 अंश का मान कितना होता है आपका, 1/2 होता है, और साइन 60 अंश का मान कितना होता है, कड़ी में 3/2 होता है, और साइन 90 अंश का मान कितना होता है आपका, साइन 90 का मान 1 होता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा आप। अगला चलते हैं कि कास 90 अंश का मान कितना होता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कास 90 का मान। नेक्स्ट है हमारा कॉस 0 का मान। तो कास 0 का मान आपको पता होना चाहिए, कास 0 का मान 1 होता है। साइन का ठीक उल्टा जितना मान होता है वो कास का होता है। कास 0 का मान 1, और कास 30 का मान क्या हो जाएगा, कड़ी में 3/2। कास 30 का मान कितना हो जाएगा, कड़ी में 3/2। कास 45 का मान कितना हो जाएगा, 1/कड़ी में 2 हो जाएगा। ठीक है, और कास 60 अंश का मान कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, और कास 90 अंश का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक इसी का उल्टा हो जाएगा। अगर आपको साइन का याद हो और आपको कास का याद हो तो टैन, कॉट, सेक, कोसेक का निकालना बहुत इजी हो जाता है। जैसे मान लीजिए टैन 0 का मान निकालना हो तो आपको पता होना चाहिए कि टैन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अगर आपको ये फार्मूला पता है तो अगर आपको टैन 0 का निकालना है तो टैन 0 बराबर क्या हो जाएगा, साइन 0 बटे कॉस 0। तो साइन 0 का मान आपको पता है 0 और कॉस 0 का मान 1, और डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो टैन 0 का मान कितना हो जाएगा आपको, 0 हो जाएगा। ठीक है, और टैन 30 अंश का मान तो आपको पता है कि साइन बटे कास होता है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा, 1/कड़ी में 3। ठीक, साइन बटे कॉस होता है तो यानी साइन 30 अंश का मान और ये बटे कॉस 30 अंश का मान, तो 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा आपके पास, 1/कड़ी में 3। और ठीक इसी प्रकार से टैन 45 का, तो टैन 45 का मान यानी ये साइन 45 बटे कॉस 45, तो ये और ये सेम है, कैंसिल हो जाएगा तो कितना आ जाएगा हमारा, 1 हो जाएगा। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से साइन 60 टैन 60 अंश का पूछेगा तो साइन 60 बटे कॉस 60, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आपका कितना बचेगा, कड़ी में 3 बचेगा। ठीक है, और फिर आपको अगर 90 पूछ लेगा तो 1/0। तो अब ध्यान देना है कि 1/0 यानी साइन 90 बटे कास 90, 1/0 का मान क्या होता है, इन्फिनिटी, जिसे हम अपरिभाषित भी कहते हैं, यानी परिभाषित नहीं है, तो इसे आप अनंत लिख सकते हैं। ठीक है,
और अब tan का ठीक उल्टा हमारा क्या हो जाएगा, काट हो जाएगा। ठीक है, तो काट जीरो अंश का मान, काट जीरो का मान क्या हो जाएगा, कास बटे साइन होता है कॉट थीटा बराबर, कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। तो कास जीरो का मान कितना होता है 1 और साइन जीरो का मान होता है 0, तो ये भी क्या हो जाएगा इन्फिनिटी, यानी क्या हो जाएगा, ये आपका अपरिभाषित हो जाएगा। और ठीक इसी का उल्टा आप लिखते चले आइएगा, जैसे काट 30 अंश का मान क्या हो जाएगा हमारा, कड़ी में 3 हो जाएगा। ठीक, ये वाला। और फिर काट 45 का मान 1 होता है और काट 60 का मान 1 बटे कड़ी में 3 होता है। या तो फार्मूला अगर आपको याद होगा तो आप तुरंत पता कर लेंगे कितना होना है इसका। और tan 90 का मान क्या हो जाएगा, काट 90 का मान 0 हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको मान लीजिए सेक जीरो का पूछ लेगा तो सेक जीरो का क्या बताएंगे, सेक थीटा बराबर क्या होता है आपको पता होना चाहिए, सेक थीटा बराबर होता है 1 बटे कॉस थीटा। ठीक है, तो सेक जीरो का मान यानी 1 बटे क्या हो जाएगा, कास 1 बटे कास जीरो। तो कास जीरो का मान कितना होता है 1, यानी क्या आ जाएगा आपका 1, तो सेक जीरो का मान 1 हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको मान लीजिए सेक 30 का पूछ लेगा, सेक 30 का क्या हो जाएगा, ठीक जो कास का होगा, जो कास का मान है ठीक उल्टा, ये कड़ी में 3 बटा 2 है तो ये क्या हो जाएगा 2 बटे कड़ी में 3 हो जाएगा। ठीक है, और ये सेक 45 का क्या होगा, कड़ी में 1 बटे कड़ी में 2 है तो ये आपका कड़ी में 2 बटे 1 हो जाएगा, यानी इसे कड़ी में 2 लिख सकते हैं। अगर आपका मान लीजिए सेक 60 का पूछ लेगा तो ये हो जाएगा 2 बटे 1 यानी 2 हो जाएगा। ठीक है, और आपका अगर सेक किसका पूछ ले 90 का, ठीक है, ये आपका कितना हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। कोई डाउट? ठीक है, अब आपका पूछेगा कोसेक जीरो का मान। ठीक है, कोसेक जीरो क्या होता है, 1 बटे साइन होता है, तो कोसेक जीरो का मान क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। ठीक है, कोसेक 30 का मान यानी ठीक उल्टा आपका ये 2 हो जाएगा। कोसेक 45 का मान कड़ी में 2 हो जाएगा, अब आप सीख चुके होंगे। और कोसेक 60 का मान कितना हो जाएगा आपका, 2 बटे कड़ी में 3 हो जाएगा। ठीक है, और कोसेक 90 का मान कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। तो ये आपका पूरा याद रहना चाहिए, क्योंकि इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन बनता ही बनता है। ठीक है, तो हमें पूरा यकीन है कि आपको ये याद हो। अगला है हमारा वृत्त। वृत्त की परिधि, वृत्त की आर होता है, वृत्त की परिधि कितनी होती है 2 पाई आर। वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब फिर मेन चीज पूछता है कि त्रिज्य खंड की चाप की लंबाई बताइए। ठीक है, अब मान लीजिए आपको पूछता है कि एक वृत्त है और मान लीजिए वृत्त के केंद्र से ये कोण आपका थीटा है, तो ये आपका त्रिज्य खंड यानी त्रिज्याओं से खींची गई दोनों त्रिज्या के बीच की जो लंबाई है इसे हम त्रिज्य खंड बोलते हैं, इसे एल से रिप्रेजेंट करते हैं। एल बराबर क्या होता है पाई आर इंटू थीटा बटे 180 अंश। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाता है त्रिज्य खंड। और यही पूछ ले त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। ठीक है, यानी इसका दोनों त्रिज्याओं से मिलकर जो क्षेत्रफल बनता है त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो ये होता है पाई आर स्क्वायर बटे 360 डिग्री गुणित्ते थीटा, जितने कोण पर बन रहा होगा। ठीक है, अब हमारा वृत्त खत्म हो चुका है। अब नेक्स्ट हम चलते हैं सांख्यिकी पे। सांख्यिकी क्या है, अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्य। ठीक है, अगर अवर्गीकृत आंकड़ा हो तो उसका माध्य कैसे निकालते हैं, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपान एन। एन क्या है, आंकड़ों की संख्या है। ठीक है, और फिर पूछता है आंकड़ों का माध्य। ठीक है, वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य। तो वर्गीकृत आंकड़ों के माध्य निकालने के 3 विधि है, एक प्रत्यक्ष विधि है, एक कल्पित माध्य विधि है और एक पग विचलन विधि है। ठीक है, वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य निकालने के लिए 3 मेथड हैं, यानी 3 विधियां हैं। आप चाहे इससे लगाएं चाहे इससे लगाएं चाहे इससे, रिजल्ट सेम ही आने हैं लगभग। तो प्रत्यक्ष विधि क्या होता है, एक्स बार बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई। ठीक है, आई बराबर 1 से लेके एन तक बटे सिग्मा एफ आई। ठीक है, सिग्मा का मतलब होता है जोड़, सिग्मा का मतलब क्या होता है जोड़, सिग्मा का क्या मतलब होता है जोड़ होता है। और कल्पित माध्य में क्या होता है कि एक्स बार यानी ए प्लस सिग्मा एफ आई इंटू डी आई, आई बराबर 1 से लेके एन तक
बटे एन, जहाँ ए क्या है हमारा कल्पित माध्य है जिसे हम मानते हैं। फिर हमारा लास्ट है पग विचलन। पग विचलन क्या होता है, एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई इंटू यू आई, आई बराबर 1 से लेके एन तक बटे सिग्मा एफ आई, आई बराबर 1 से लेके एन तक ब्रैकेट बंद करके इंटू एच। ठीक है, ये आपका हो गया। लास्ट है आपका बहुलक। ठीक है, अब बहुलक कैसे निकालते हैं वो देख लेते हैं। लास्ट है आपका बहुलक। बहुलक को हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। बहुलक बराबर क्या होता है, L1, ठीक है, L1 प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच होता है। ये हमारा बहुलक होता है। L1 हमारी निम्न सीमा है, वर्ग की निम्न सीमा है। ठीक है, तो ये हमारा बहुलक हो गया। अब हम अगले टॉपिक पे चलते हैं। हमारा अगला टॉपिक है क्षेत्रमिति। ठीक है, अगला हमारा टॉपिक है क्या, क्षेत्रमिति। तो क्षेत्रमिति से जो फॉर्मूला हमारा पहला है कि घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। ठीक है, यानी आपके पास अगर कोई घन है, ठीक है, अगर आपके पास कोई घन है, घन में क्या खासियत होती है, घन में ये सबसे बड़ी खासियत होती है कि सभी भुजाएं क्या होती हैं, समान होती है। यानी इसकी भी लंबाई ए होती है, इसकी भी चौड़ाई ए भी होती है और ऊंचाई भी कितनी होती है, ए होती है। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 6 गुणित भुजा, जिसे हम 6 ए भी लिख सकते हैं अगर किसी घन का किसी घन की लंबाई क्या हो, ए हो, उस कंडीशन में। ठीक है, और फिर क्या होता है घन का विकर्ण। घन का विकर्ण क्या होता है आपका 1 करड़ी में 3। घन का विकर्ण कितना होता है, 1 करड़ी में 3। फिर घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन होता है L इंटू बी इंटू एच। ठीक है, और घन का आयतन भुजा का क्यूब होता है। भुजा गुणित भुजा गुणित भुजा, यानी ए क्यूब, भुजा का क्यूब होता है। ठीक है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर एच। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर एच। ठीक है, फिर बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर और कोष्टक में आर प्लस एच होता है। ठीक है, फिर बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का तिर्यक ऊंचाई क्या होता है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई जिसे हम कहते हैं L बराबर रूट में आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, तिर्यक ऊंचाई होती है किसी शंकु। ये आपका शंकु होता है। ठीक है, ये आपका शंकु होता है और शंकु की ये आपकी ऊंचाई h होती है और ये आपका r होता है और ये आपका l होता है। यहाँ 90 अंश का कोण बनता है, तो ये हमारा कर्ण हो जाता है। इसलिए l बराबर क्या होता है, रूट में आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा क्या है, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल होता है। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल होता है। ठीक है, फिर शंकु का आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का आयतन कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या होता है हमारा, नेक्स्ट हमारा क्या है कि गोले का आयतन। तो गोले का आयतन क्या होता है, 4/3, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, गोले का आयतन कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी ऊपर का क्षेत्रफल कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। और गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 3 पाई आर स्क्वायर। गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, ये अर्धगोले का होना चाहिए था यहाँ पे, यानी अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। यानी अगर आपके पास एक अर्धगोला हो, ठीक है, ये आपके पास मान लीजिए एक अर्धगोला हो, ठीक, तो अर्धगोले का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा
वो कितना होगा 3πr² होगा। ठीक है। नेक्स्ट, आयत का परिमाप कितना होता है 2 गुणित्य लंबाई धन चौड़ाई। आयत का परिमाप क्या होता है 2 गुणित्य लंबाई धन चौड़ाई। और त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणित्य ऊंचाई। ठीक है। और आपका हीरोन्स का फार्मूला क्या होता है, ध्यान दीजिए, हीरोन्स का फार्मूला मस्ट है क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपका आ सकता है। हीरोन्स फार्मूला होता है एस, यानी रूट में आपका एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, जहाँ आपका ए, बी तथा सी त्रिभुज की क्या होती है भुजाई, यानी कोई भी त्रिभुज हो, ठीक है, और उस त्रिभुज की लंबाई ए, बी और सी, यानी तीनों भुजाएं अलग अलग हों, तो ऐसे कंडीशन में हीरोन्स फार्मूला बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए। और S बराबर क्या होता है, S बराबर होता है A + B + C/2। यस हमारा क्या होता है अर्ध परिमाप होता है। ठीक है, यस को क्या कहते हैं हम अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप। ठीक है, आगे चलते हैं। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में अंतर होता है। ध्यान दीजिएगा, हमारा घनाभ जो होता है, घनाभ, ठीक है, अगर मान लीजिए इसकी लंबाई L हो, चौड़ाई B हो और ऊंचाई H हो, ठीक है, तो इसका घनाभ का आयतन जो होगा वो अंदर का आयतन कितना होता है L × B × H होता है। आयतन कितना होता है L × B × H होता है। लेकिन घनाभ का अगर पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछेगा ऊपर का, तो होता है 2 गुणित्य ब्रैकेट में L × B + B × H + H × L, LB + BH + HL। और घनाभ का विकर्ण कितना होता है, घनाभ का विकर्ण होता है L² रूट में L² + B² + H²। ठीक है, अब अंतिम चैप्टर जो आपका है 15वां चैप्टर, उसका जो है यानी प्रायिकता बराबर क्या हो जाएगा, प्रायिकता बराबर होता है अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। ठीक है, अब ये लास्ट आपका फॉर्मूला है जो आपका हमने खत्म कर दिया है। ठीक है।